तो हुआ यूं कि जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी तो दुनिया के तेल बाजारों में जैसे एक भूचाल आ गया। वेस्टर्न देशों ने लगा दिए कड़े प्रतिबंध और बस यहीं से खड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल। रूस अपना तेल अब बेचेगा किसे? और दुनिया की एनर्जी की जरूरतें उनका क्या होगा? और जानते हैं इस पूरी कहानी के ठीक बीच में कौन है? भारत। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि भारत ने जो ये सस्ता रूसी तेल खरीदा उससे आखिर फायदा हुआ किसे। और एक बात बता दूं, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना आपको लग रहा होगा। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें पहले उस समय के ग्लोबल माहौल को समझना होगा। मतलब दुनिया में चल क्या रहा था। पहली बात तो यह है कि हमारी दुनिया ना लगातार संकटों से घिरी हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार देखिए। 1940 से 2000 के बीच हर 10 साल में करीब 1.3 ग्लोबल क्राइसिस होते थे। लेकिन 2000 के बाद ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया, 2.8 क्राइसिस हर 10 साल में। और यही बढ़ती अस्थिरता, यही माहौल बड़े बड़े इकोनॉमिक बदलावों के लिए स्टेज तैयार करता है। और फिर आया 2022 का वो बड़ा तूफान। यूक्रेन में जंग, रूस पर वेस्टर्न देशों के बैन और पहले से ही चरमराई हुई सप्लाई चेन, इन सब ने मिलकर आप समझिए ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप, एक वैक्यूम बना दिया। अचानक से कच्चे तेल की कमी हो गई और दाम तो बस आसमान पर पहुंच गए। और बस इसी गैप को भरने के लिए मैदान में उतरा भारत, एक ऐसा कदम उठाकर जो बड़ा तो था ही, लेकिन उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। तो हुआ ये कि एक तरफ वेस्टर्न देश रूस पर एक के बाद एक बैन लगा रहे थे और दूसरी तरफ भारत ने भारी डिस्काउंट पर, जी हां बहुत बड़ी छूट पर, रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। और इस एक मूव ने आप समझिए पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। और इसका सीधा फायदा किसे हुआ? भारत की इकोनॉमी को। एक ईवाई रिपोर्ट बताती है कि इस सस्ते तेल की वजह से भारत में महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिली। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया एनर्जी की बढ़ती कीमतों से जूझ रही थी और वहीं भारत ने अपनी इकोनॉमी को एक बड़े झटके से बचा लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल था। चारों तरफ इतने कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे, तो आखिर ये तेल भारत पहुंच कैसे रहा था? और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एंट्री होती है एक शैडो फ्लीट की। देखिए, जो ये बैन लगाए गए थे ना, उनका मेन मकसद ही शिपिंग और इंश्योरेंस को टारगेट करना था, ताकि तेल एक जगह से दूसरी जगह जा ही ना सके। तो फिर सवाल वही है, ये सब हो कैसे रहा था? अच्छा, पहले ये समझिए कि ये मैरिटाइम इंश्योरेंस होता क्या है। ये आप समझिए किसी भी समुद्री जहाज के लिए एक पासपोर्ट की तरह है। इसके बिना कोई भी जहाज दुनिया के जरूरी समुद्री रास्तों से, जैसे टर्की के बॉस्फोरस स्ट्रेट से, गुजर ही नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि इस पूरे मार्केट पर वेस्टर्न कंपनियों का कब्जा है। तो फिर रूसी तेल ले जा रहे जहाजों का बीमा कर कौन रहा था? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। इसके लिए एक पूरी की पूरी पैरेलल, एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी गई। रूस और यहां तक कि कैमरून और किर्गिस्तान जैसे देशों से नई नई इंश्योरेंस कंपनियां सामने आ गईं। ये कंपनियां वेस्टर्न सिस्टम के रडार से पूरी तरह बाहर थीं और इन्हीं जहाजों को इंश्योरेंस कवर दे रहीं। इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मैरीटाइम इंश्योरेंस के नील रॉबर्ट्स के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पुराने नियमों को नहीं मान रहे और हमारा मौजूदा सिस्टम इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ था, खेल के नियम बदल चुके थे। तो ठीक है, तेल भारत पहुंच गया, लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली खेल तो अब शुरू होना था। देखिए, भारत सिर्फ सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। नहीं, वो उस कच्चे तेल को अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में प्रोसेस कर रहा था और उसे गैसोलीन और डीजल जैसे कहीं ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदल रहा था। और इन प्रोडक्ट्स को फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और यहां पर भारत की महारत काम आई। रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी हमारी कंपनियों के पास दुनिया की कुछ सबसे एडवांस्ड और एफिशिएंट रिफाइनरियां हैं। और इसी काबिलियत की वजह से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन गया। तो अब भारत के पास बेचने के लिए ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स तैयार थे। लेकिन सवाल ये था कि इनका सबसे बड़ा खरीदार कौन था? और यकीन मानिए, यहीं पर इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। ये नंबर देखिए, $63 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 2025 तक अमेरिका को होने वाले भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की अनुमानित कीमत है। जी हां, अमेरिका। तो विडंबना देख रहे हैं,
जिन देशों ने रूस पर बैन लगाए, वही देश अब उन प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े खरीदार बन रहे हैं जो उसी रूसी तेल से बने हैं। exportersworlds.com की एक रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन संकट के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था, और ऐसे में भारत उसके लिए एक भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस पूरे खेल में असली विजेता कौन रहा। तो जीता कौन? सच तो यह है कि इसमें कई विजेता थे। रूस को देखिए, बैन के बावजूद उसे अपना तेल बेचने के लिए एक बहुत बड़ा नया मार्केट मिल गया। भारतीय रिफाइनर्स, उन्होंने तो सस्ता कच्चा तेल खरीदकर और महंगे प्रोडक्ट्स बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। भारत की इकोनॉमी को उसे महंगाई से राहत मिली, और तो और एक पूरी की पूरी नई शैडो शिपिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई। और हाँ, वेस्टर्न देशों को भी एक भरोसेमंद पार्टनर यानी भारत से रिफाइंड प्रोडक्ट्स की स्टेबल सप्लाई मिलती रही। तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं था जहां एक जीते और दूसरा हारे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स स्लोबलाइजेशन भी कह रहे हैं, और जहां ट्रेड अलग अलग गुटों में बंट रहा है, क्या यही ग्लोबल ट्रेड का नया चेहरा है? एक ऐसी दुनिया जहां नियम तोड़े मरोड़े जाते हैं, नए रास्ते खोजे जाते हैं, और आखिर में हर कोई अपने फायदे का रास्ता निकाल ही लेता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।